हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेज बाय संजीव प्रजापति में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल हम लोग डेली साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे आज थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस का सिद्धांत। रेडिएशन के सिद्धांत में हम आपको बताएंगे ये चुने हुए प्रश्न दोस्तों हमसे कहाँ पूछे जाते हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। आज के चुने हुए जो प्रश्न है वो आईआईटी नीट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यही वो प्रश्न है जो टीजीटी, पीजीटी और एलटी गेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और बीच में स्किप करके ना जाएं। और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, हमारा आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर लिखा हुआ है। लिखा है ऊष्मा विकिरणों की प्रकृति होती है। दोस्तों, हम आपको बताएं ऊष्मा विकिरण की जो प्रकृति होती है कैसी होती है। ऊष्मा के जो विकिरण होते हैं वे ध्वनि तरंगों के समान नहीं होते हैं। उनकी प्रकृति जो होती है दोस्तों प्रकाश तरंगों के समान होती है। कैसी होती है? प्रकाश तरंगों के समान होती है। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन हमारे पास लिखा हुआ है प्रत्यास्थ तरंगों के समान नहीं। इनका जो हमारे पास ऊष्मा विकिरणों का प्रकृति पूछा गया है ये प्रत्यास्थ तरंगों के समान भी नहीं होता। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन भी यहां पर इस प्रश्न के लिए गलत होता है। इस प्रकार हमने देखा हमारा 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन यानी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यानी कि ऊष्मा विकिरणों की प्रकृति किसके समान होती है? प्रकाश विकिरणों यानी प्रकाश किरणों के समान होती है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास ये लिखा हुआ है ऊष्मा विकिरणों की तरंगदैर्घ्य होती है। ऊष्मा विकिरणों की तरंगदैर्घ्य होती है। यहां पर हमारे सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बड़ी होती है। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटी होती है। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, हम आपको बताएं ऊष्मा विकिरणों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से हमेशा बड़ी होती है। कैसी होती है? प्रकाश के विकिरण जो होते हैं यानी प्रकाश की किरणों की जो तरंगदैर्घ्य होती है उनसे बड़ी होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है मित्र, चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है किसी पृष्ठ द्वारा प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? चलिए देखते हैं। किसी पृष्ठ के द्वारा प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की जो मात्रा होती है यानी पृष्ठ के से उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा के बारे ऊर्जा की मात्रा के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। जो पृष्ठ होगा उस पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। विकिरण ऊर्जा की जो मात्रा है वो पृष्ठ के ताप पर भी निर्भर करता है। हम आपको बताएं विकिरण की जो ऊर्जा है यानी उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। लेकिन कहो कि केवल क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ऐसा नहीं है।
उपर्युक्त सभी पर इस प्रकार हम कह सकते हैं, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ द्वारा प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करेगी, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगी और पृष्ठ के ताप पर भी निर्भर करेगी, यानी तीनों बातों पर निर्भर करती है। आई बात समझ में? इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होता है। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा पृष्ठ अधिक विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन करता है? कौन सा ऐसा पृष्ठ है जो अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा? पृष्ठ के प्रकार दिए हुए हैं, लिखा है पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, पॉलिश किया हुआ काला पृष्ठ। एक ऐसा ब्लैक कलर्ड सरफेस है जो कैसा है? पॉलिश किया हुआ है। दूसरा सरफेस जो है वो खुरदरा है और ब्लैक कलर्ड है। तीसरा दिया हुआ है पॉलिश किया हुआ श्वेत, यानी सफेद पृष्ठ है, श्वेत कलर का पृष्ठ है, पॉलिश किया हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है खुरदरा श्वेत पृष्ठ, खुरदरा श्वेत पृष्ठ। हम आपको बताएं ऊर्जा का विकिरण जो होता है, ठीक है ना, अधिकतम उत्सर्जन, ऊर्जा विकिरण का अधिकतम उत्सर्जन जो होता है ब्लैक कलर के खुरदरे पृष्ठ से होता है। कहां से होता है? ब्लैक कलर के खुरदरे पृष्ठ से होता है। इस प्रकार हमने देखा, यहां पर हमारा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलें अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारी स्क्रीन पर यह रहा, लिखा है एक आदर्श कृष्णिका का अवशोषण गुणांक कितना होता है, यानी ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट कितना होता है, हमें बताना है। हम आपको बताएं एक आदर्श कृष्णिका होती है, उसका अवशोषण गुणांक कितना होगा, यानी कृष्णिका के द्वारा अवशोषित किए गए विकिरण की मात्रा और उत्सर्जित किए गए विकिरण की मात्रा, दोनों का जो अनुपात होता है वो अवशोषण गुणांक कहलाता है। ठीक है ना? अवशोषण गुणांक कितना होता है? दोनों जितने आदर्श कृष्णिका है वो जितने ही पार्ट को अवशोषित करती है वो सारी की सारे विकिरणों को उत्सर्जित कर देती है। जब वो सारे विकिरणों को उत्सर्जित कर देती है तो क्या होता है, यानी अगर एक्स विकिरण लिए और एक्स को ही उत्सर्जित कर दिया तो एक्स बन जा 1x यानी कि 1, तो हमें जो कोफिशिएंट मिलेगा कितना मिलेगा? 1 मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाता है बी। बी ऑप्शन में आंसर हो गया 1। ठीक है ना? एक आदर्श कृष्णिका का अवशोषण गुणांक कितना होता है? 1 होता है। चलें अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है ऊष्मीय विकिरण की चाल कितनी होती है? हम आपको बताएं ऊष्मीय विकिरण की चाल कितनी होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ऊष्मीय विकिरण, जो अभी पढ़ा था उसकी प्रकृति किसके समान होती थी, तो हमने बताया था प्रकाश तरंगों के समान होती है, यानी प्रकाश विकिरणों के समान होती है। तो ऊष्मीय विकिरण की चाल कैसी होगी? प्रकाश विकिरण की चाल के बराबर होगी। प्रकाश विकिरण की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल कितनी होती है वो हमें मालूम है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हम सब लोगों ने पढ़ रखा है। यही क्या है? ऊष्मीय विकिरण की चाल है। ठीक है, ऑप्शन में आइए ढूंढते हैं। 3 × 10⁸ मीटर गलत ऑप्शन। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड करेक्ट ऑप्शन। 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड रॉन्ग आंसर। एंड 300 मीटर पर सेकेंड ये भी रॉन्ग आंसर हो जाता है। इस प्रकार हमारा यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं हम लोग
अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर लिखा है, ऊष्मा विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जो पाई जाती हैं। लिखा है, हमको बताया गया है कि ऊष्मा विकिरण जो होते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। उनका व्यवहार कैसा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह होता है। वो कहां पाई जाती हैं, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए में लिखा है कि वो दृश्य क्षेत्र में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी में लिखा है वो अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी में लिखा है वो परावैंगनी क्षेत्र में पाई जाती हैं, यानी अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती हैं। और डी ऑप्शन में लिखा है गामा किरण क्षेत्र में पाई जाती हैं। आइए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है। दोस्तों, हम आपको बताएं, ऊष्मा विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। ये कहां पाई जाती हैं? ये अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार इनके तीन ऑप्शन ए, सी, डी तीनों रॉन्ग आंसर हो जाते हैं और बी ऑप्शन कैसा होता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। लिखा है, एक छोटा कोष्ठ या कोटर कुछ विशिष्ट तरंगदैर्ध्यों के विकिरण अवशोषित करता है। तो ये कैसा है? एक छोटा कोटर है, यानी कोटर का मतलब समझते हो ना, छोटा सा खोखला गोलीय क्षेत्र कोटर कहलाता है। चाहे वो गोलीय हो चाहे चौकोर हो, लेकिन छोटा सा क्षेत्र जो होता है, घिरा हुआ क्षेत्र, कोटर कहलाता है। ठीक है, कोश, इसको सेल बोल सकते हैं। कुछ विशिष्ट तरंगदैर्ध्यों के विकिरण अवशोषित करता है। वो क्या करता है? कुछ विशिष्ट तरंगदैर्ध्यों के विकिरणों को अपनी ओर अवशोषित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तो लिखा है ये क्या कहां है? इसके चार ऑप्शन दिए, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। लिखा है ये काले रंग का होता है। ये पहला ऑप्शन लिखा है ये काले रंग का होता है। ऑप्शन बी हमारे सामने लिखा है ये विकिरण उत्सर्जित कर सकता है। अवशोषित तो किया है, तो विकिरण उत्सर्जित कर सकता है। अगला लिखा है ये कुछ विकिरण अवशोषित कर सकता है। इसका मतलब है उसने जितने विकिरणों को अवशोषित किया है उसमें से कुछ भाग को ही अवशोषित किया होगा, सारे भाग जितना उसे मिला है सबको अवशोषित नहीं किया होगा। नेक्स्ट लिखा है ये सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। हम आपको बताएं, जो छोटा सा कोष्ठ या कोटर हम लेते हैं, जो कुछ विशिष्ट तरंगदैर्ध्यों का प्रकाश उस पर जब गिरता है तो क्या करता है? उस विशिष्ट तरंगदैर्ध्यों के प्रकाश में से सभी तरंगदैर्ध्यों के सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है ना? इस प्रकार क्या होता है? हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, कोई वस्तु विकिरण उत्सर्जित करती है जबकि उसका ताप कितना हो, ये ऑप्शन में बताया गया है। ठीक है, हम आपको बताएं, जब कोई वस्तु किसी ताप पर विकिरणों को अवशोषित करती है उतने ही ताप पर वो अपने सारे विकिरणों को उत्सर्जित करने की भी क्षमता रखती है। यह हम सबको मालूम है, यही किरचॉफ का नियम भी है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इस प्रश्न को। लिखा है कोई वस्तु विकिरण उत्सर्जित करती है जबकि उसका ताप वातावरण के ताप से अधिक हो, वातावरण के ताप से कम हो या वातावरण के ताप के समान हो। जब विकिरण उत्सर्जित करे या अवशोषित करे उसका समय उस वस्तु का जो ताप है वो वातावरण के ताप पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, उसका ताप कुछ भी हो वो क्या करेगा? अपने सारे विकिरणों को उत्सर्जित कर देता है। ठीक है ना? चले अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। लिखा है हमारे सामने, किरचॉफ के नियम से प्रयुक्त वस्तु की उत्सर्जन क्षमता का मान कितना होता है?
हम सब लोगों ने पढ़ा है किरचॉफ के नियम से किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता जो होती है वो 0 से लेकर +1 तक होती है। कितना होता है? 0 से लेकर +1 तक होता है। उत्सर्जन क्षमता को स्मॉल ई से दर्शाते हैं, यानी जी से जीरो कैसा होगा? छोटा हो जाता है। स्मॉल ई इससे बड़ा हो जाता है, स्मॉल ई छोटा होता है +1 से। ठीक है ना? इस तरह से हमारा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है ना? जबकि यहां पर हमारे पास 3 ऑप्शन और लिखे हुए हैं। बताया गया -1 और 0 के बीच में नहीं, यहां लिखा है 0 से अनंत के बीच में, ऐसा भी नहीं है। और 1 यानी -1 से +1 के बीच में, ऐसा भी नहीं है। ठीक है? इसका जो मान होता है वो 0 से +1 के बीच में कुछ भी होता है। ठीक है? चलें अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, लाल कांच के टुकड़े को उच्च ताप पर, कितने हाई टेम्परेचर पर गर्म करके अंधेरे में ले जाया जाता है, तो अंधेरे में इस कांच के टुकड़े का रंग हमें कैसा प्रतीत होगा? जब कांच के एक टुकड़े को, लाल रंग का कांच है, उसके टुकड़े को गर्म करके अंधेरे में ले जाया जाता है, तो उस टुकड़े का रंग हरा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? हरा प्रतीत होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है? याद रखिए। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर यह रहा, लिखा है, ऊष्मा स्रोत से क्रमशः 3 और 2 मीटर की दूरियों पर विकिरण तीव्रताओं का अनुपात होगा। कितना होगा? वो विकिरण तीव्रताओं का अनुपात पूछा गया है। हम आपको हमने फार्मूला पढ़ा है, I1/I2 = R2/R1 का होल स्क्वायर। यहां हमने पढ़ा है R2 कितना है? 2 मीटर, R1 पढ़ा है 3 मीटर। इसका होल स्क्वायर करते हैं, हमको मिलता है 4/9। कितना मिलता है हमको? 4/9 मिल जाता है। ठीक है? यानी अनुपात हमें I1 और I2 का जो अनुपात हमको मिलता है वो 4/9 मिल जाता है। ठीक है? यही हमसे पूछा गया था। इस तरह से हम अगर ऑप्शन देखना चाहें तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है? चलते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर यह है, लिखा है, सूर्य के वर्णक्रम में फ्रॉनहोफर रेखाएं उत्पन्न होती हैं। सूर्य के वर्णक्रम में फ्रॉनहोफर रेखाएं उत्पन्न होती हैं। कहां उत्पन्न होती हैं? यह हमसे पूछा गया है। कब उत्पन्न होती हैं? उत्सर्जन के कारण उत्पन्न होती हैं? नहीं। अवशोषण के कारण भी उत्पन्न नहीं होती हैं। फ्रॉनहोफर रेखाएं सूर्य विकिरण में केवल उत्सर्जन के कारण उत्पन्न, परावर्तन के कारण, कब? परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, किरचॉफ का नियम बताता है। किरचॉफ का नियम क्या बताता है? ऊष्मीय विकिरण के अच्छे अवशोषक बुरे उत्सर्जक होते हैं? नहीं। ठीक है? दूसरा है, अच्छे ऊष्मीय विकिरण के अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऊष्मीय विकिरण के जो अच्छे अवशोषक होते हैं, जिनमें ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित करने की क्षमता होती है, वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। ठीक है ना? अगला ऑप्शन लिखा है, ऊष्मीय विकिरण के बुरे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। जो बुरे अवशोषक है, जिन्होंने अवशोषण हुआ ही नहीं है अच्छे से, वो उत्सर्जन बहुत बढ़िया करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है? ये गलत बात है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। चलें अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, न्यूटन के
शीतलन के नियम से शीतलन की दर होती है, हम बताएं न्यूटन का जो शीतलन का नियम है उसके शीतलन की दर यानी किसी वस्तु के शीतलन की दर वस्तु के यानी वातावरण और वस्तु के तापांतर के समानुपाती होती है। ठीक है ना, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है वस्तु और वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, यही हमें पता करना था, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है न्यूटन के शीतलन के नियम से शीतलन की दर कितनी होती है। प्रश्न में ऑप्शन दिया हुआ है वस्तु और वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। बिल्कुल सही बात है, वस्तु और वातावरण के तापांतर के व्युत्क्रमानुपाती गलत, वस्तु और वातावरण के तापांतर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती ये भी गलत है, वस्तु और वातावरण के तापांतर के चतुर्थ घात, ये चतुर्थ पंचम घात छोड़ दो। हमारा ऑप्शन इस प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं अब लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है एक वस्तु का परम ताप T है, स्टीफन के नियम से अनुसार वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर अनुक्रमानुपाती होती है। हमने स्टीफन का नियम पढ़ा है, वहां पर जो ई पढ़ा हुआ है ये ही तो उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर है। ये किसके समानुपाती हमने पढ़ा है, हमें टी की पावर 4 के समानुपाती पढ़ा है। यही बात हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। इसको अगर हम लोग आगे समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तब क्या आता है, E बराबर सिग्मा टी की पावर 4 वेयर सिग्मा इज स्टीफन कांस्टेंट। क्या है ये, यही स्टीफन कांस्टेंट है। ठीक है ना, इसी को स्टीफन गुणांक कहते हैं। आई बात समझ में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, लिखा है किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा 1 सेकेंड में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर अनुक्रमानुपाती होती है। विकिरण ऊर्जा की दर समानुपाती होती है, वो किस नियम के अनुसार समानुपाती होती है। यह नियम अभी हमने पढ़ा था, स्टीफन का नियम था E समानुपाती T की पावर 4 पढ़ा था ना। तो यहां पर कई नियमों के नाम लिखे, बीन का नियम, न्यूटन का नियम, किरचॉफ का नियम, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, स्टीफन्स लॉ यानी स्टीफन का नियम। ठीक है ना, इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा 1 सेकेंड में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम स्टीफन का नियम कहलाता है। चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर यह लिखा हुआ है नियत ताप पर यानी एक निश्चित टेम्परेचर पर, यहां पे त्रिज्या लिखा हुआ, आर त्रिज्या लिख लीजिए। आर त्रिज्या के गोले अथवा आर त्रिज्या, यहां भी आर लिखो, अथवा आर त्रिज्या की पतली डिस्क ले लो, द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा किसके समानुपाती होती है। उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा जो होती है, एक गोलीय पृष्ठ लो, गोलीय मतलब एक गोला ले लो, ठीक है ना, या पतली डिस्क ले लो, उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है ना, यहां पर ई किसके समानुपाती होती, आर स्क्वायर के समानुपाती हो जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। चले अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है किसी वस्तु की 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, किसी वस्तु की 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर विकिरण के उत्सर्जन की दर 20 वाट है। कितना, 20 वाट है। यदि वस्तु का ताप 327 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो विकिरण के उत्सर्जन की दर होगी, कितनी होगी, यह हमको बताना है। चलिए ये भी बताते हैं। दोस्तों हमने सूत्र पढ़ा है E समानुपाती टी स्क्वायर, टी की पावर 4, यहां से हमको मिलेगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू T1 अपॉन T2
का होल पावर 4। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। T1 कितना मिलेगा हमको 300 केल्विन और ये मिलेगा हमको 600 केल्विन की पावर 4। 3 दूनी 6 बराबर मिलेगा 1/4। ठीक है। E1 हमको दिया हुआ, E1 कितना दिया 20 वाट, कितना दिया 20 वाट। E2 बराबर 1/4। ठीक है ना, नहीं 2 की पावर 4 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16, ये भी हमारा 16 हो जाएगा 16। यहां से हम देखेंगे तो E2 बराबर हमको मिलेगा 20 इंटू 16 इक्वल टू 320 वाट, यानी 320 वाट हमको आंसर मिलेगा। हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन कैसा होगा, इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग नए प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है कृष्णिका का वह ताप जिस पर उसकी उत्सर्जकता 300 केल्विन ताप पर उत्सर्जकता का 16 गुनी हो जाती है। तो हमें क्या पता करना है, हमें टेम्परेचर पता करना है। हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, E1 अपॉन E2 बराबर T1 अपॉन T2 की पावर 4। E1 अपॉन E2, ठीक है ना, तो लिख लेते हैं। हमसे E1 अपॉन E2 ही पूछा हुआ है तो T1 अपॉन T2 क्या, नहीं 16 गुना है, टेम्परेचर पूछा है। ठीक है, E1 अगर E है तो E2 कितना हो गया 16E हो गया ना, और टेम्परेचर हमसे दिया हुआ है, कितना दिया है T1 हमको दिया हुआ है, कितना दिया है 300 केल्विन, कितना दिया 300 केल्विन, और T2 हमें निकालना है। इसकी होल पावर कितनी हो गई 4। ठीक है ना, चलते हैं। अगर हम E1 से E1 को कैंसिल कर दें, E से E कैंसिल करें, यहां पर 1 मिलेगा, तो 1/16 इक्वल टू 300 बटे T2 होल पावर 4, और पावर 4 को कैंसिल करेंगे तो यहां कितना आएगा 2। ठीक है ना, चले आगे। अब हम लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू 300 अपॉन T2। तो T2 बराबर हमको मिल जाता है, T2 बराबर कितना मिलेगा 300, 2 गुणे 300 बराबर 600 यानी 600 केल्विन। ये हमारा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी कैसा है, करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है, पूछ रहा है पूर्ण कृष्ण पिंड की अवशोषकता कितनी होती है। हमने पहले भी पढ़ रखा है, अवशोषकता कृष्ण पिंड यानी आदर्श कृष्ण का हो तो उसकी कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। चलें अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा का मान एमकेएस पद्धति में बताइए। तो सबसे पहले एमकेएस पद्धति में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं, उसका मात्रक देख लेते हैं। वाट मीटर सेकेंड डिग्री, ये क्या है हमारा एमकेएस पद्धति में है। ठीक है ना, ये सीजीएस में हो गया। ठीक है, इसको हटा दो। ये सेंटीमीटर भी सीजीएस में होगा, इसे भी हटा दो, 2 ऑप्शन कट गए। ये भी सीजीएस में होगा, ये भी कट गया, यानी कि 3 ऑप्शन हमको यहां पर अपने आप पहले ही गलत मिल जाते हैं, क्योंकि ये भी सीजीएस, ये भी सीजीएस, ये भी सीजीएस, यानी यहां भी सेंटीमीटर लिखा है, देख लो। तो ये 3 ऑप्शन हमारे यहीं पर सीजीएस पद्धति के मिल जाते हैं। और हमको अगर एमकेएस पद्धति पूछा गया है तो एमकेएस पे अगर ध्यान दें तो ऑप्शन ए हमारा यहीं पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है ना, हमने पढ़ा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट क्या होता है, ई समानुपाती टी की पावर 4, तो ई बराबर हो जाता है सिग्मा टी की पावर 4, वेयर सिग्मा इज स्टीफन कांस्टेंट। क्या होता है, यही स्टीफेंस कांस्टेंट कहलाता है। स्टीफन नियतांक यही है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन हमारा, इसका आंसर क्या होता है, मान जिसकी वैल्यू होती है 5.67 10 to the power -8 वाट मीटर -2।
प्रति मीटर स्क्वायर प्रति डिग्री की पावर -4। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर यह रहा। दोस्तों हमसे अगले प्रश्न में पूछा गया है कृष्णिका विकिरण का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। हम आपको बताते हैं कृष्णिका विकिरण, नाम कृष्णिका का जब लिया जाता है तो ध्यान रखिए कृष्णिका जितने भी विकिरणों का उत्सर्जन करता है उस सारे विकिरणों को उत्सर्जित करने की भी क्षमता रखता है। जितने विकिरणों को अवशोषित करेगा उतने ही विकिरणों को उत्सर्जित भी कर देता है। तो कृष्णिका विकिरण का जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस हो जाता है, यानी सतत हो जाता है। चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर यह लिखा, बोलोमीटर क्या नापता है। प्रश्न लिखा हुआ है बोलोमीटर क्या नापता है। हम आपको बताते हैं बोलोमीटर के द्वारा हम ऊष्मीय विकिरण को नापते हैं। किसको नापते हैं? ऊष्मीय विकिरण। देखो ऊष्मा चालकता नहीं नापते, विद्युत वाहक बल नहीं नापते, विद्युत ऊर्जा नहीं नापते, धारा नहीं नापते। अब ऊष्मीय विकिरण को हम बोलोमीटर के द्वारा नापते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर लिखा है ऊष्मा विकिरण का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रिज्म लेते हैं। हम आपको बताएं उपयोग के आधार पर हम और उनके कंस्ट्रक्शंस के आधार पर, निर्माण के आधार पर अलग अलग तरह के प्रिज्म का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है और ये प्रिज्म अलग अलग पदार्थों के बने होते हैं। लिखा है क्राउन कांच का प्रिज्म, क्राउन कांच का प्रिज्म स्पेक्ट्रम प्राप्त करने में नहीं किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए रॉक साल्ट का प्रिज्म इस्तेमाल किया जाता है। ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। रॉक साल्ट के प्रिज्म से क्या करते हैं हम लोग? ऊष्मा विकिरण का स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर लिखा है एक आदर्श कृष्णिका का अवशोषण गुणांक कितना होता है। अभी अभी हमने पढ़ा है आदर्श कृष्णिका का यानी कृष्ण पिंड जो भी हो उसका अवशोषण गुणांक कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है। ठीक है ना, 1 होता है। ये रहा एक ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। हमारा ए ऑप्शन ही ठीक हो जाता है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है प्रकाश स्रोत से क्रमशः 3 और 2 मीटर की दूरियों पर विकिरण तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। विकिरण तीव्रताओं का अनुपात का सूत्र होता है I1 अपन I2 इक्वल टू D2 अपन D1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, D2 कितना लिखा है 2 और D1 कितना लिखा है 3 का होल स्क्वायर करते हैं तो हमको अनुपात मिलता है 4:9। इस प्रकार हम देखें तो हम ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था। चलते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम निर्भर करता है, यानी बोल्ट्जमान नियम किस पर निर्भर करता है? स्टीफन बोल्ट्जमान नियम E समानुपाती T की पावर 4 पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? T की पावर 4 पर निर्भर करता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम क्या कहलाता है? स्टीफन्स लॉ ही कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर लिखा है 2 तारे क्रमशः 3600 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम होगा, और 4800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम विकिरण उत्सर्जित करते हैं। 2 तारे हैं जो 3600 और 4800 एंगस्ट्रॉम पर क्या करते हैं? अधिकतम विकिरणों को उत्सर्जित करते हैं।
और उन तापों का अनुपात क्या होगा, यानी कितने ताप पर अधिकतम विकिरणों को उत्सर्जित कर सकते हैं, ये हमें बताना है। हम आपको बताते हैं, हमने पढ़ा है T1 अपन T2 इक्वल टू λ2 अपन λ1। यहां से सॉल्व करते हैं। λ2 लिखा हुआ है 4800 अपन 3600। ठीक है, सॉल्व करो, कितना हुआ, 12 36 होता है, 12 चौक 48 होता है। अनुपात हमें यहां से मिल जाता है, कितना मिलता है, 4:3। यही हमारा इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, इस तरह से हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन सी कैसा होता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है पूर्ण कृष्णपिंड ऊष्मीय विकिरण, पूर्ण कृष्णपिंड ऊष्मीय विकिरण के होते हैं, यानी पूर्ण कृष्णपिंड होते हैं वो उनके ऊष्मीय विकिरण कैसे होते हैं, हम आपको बताएं। लिखा है केवल अच्छे अवशोषक होते हैं, नहीं, वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। लिखा है अच्छे अवशोषक और अच्छे उत्सर्जक होते हैं, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। अगला लिखा है अच्छे अवशोषक बुरे परावर्तक, नहीं। नेक्स्ट लिखा है केवल अच्छे परावर्तक, ऐसा भी नहीं है। हम आपको बताते हैं, लिखा है पूर्ण कृष्णपिंड ऊष्मीय विकिरण के होते हैं, क्या होते हैं, पूर्ण कृष्णपिंड अच्छे अवशोषक और अच्छे परावर्तक ऊष्मीय विकिरण के होते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमने आज थ्योरी ऑफ रेडिएशंस के कुछ चुने हुए प्रश्नों का हल देखा। उम्मीद है आप सबको हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। और दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको समय से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।